तो कल हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, फिर भी वहां से शुरू कर देते हैं। 145 सेक्शन है, पॉइंट नंबर 50, सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। A CRS shall be issued by an appropriately authorized or certifying staff on behalf of organization when it has been verified that all maintenance ordered, यहाँ पे एक बात देख रहे हो, मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस करने के लिए किसने ऑर्डर दिया होगा, सोचो, has been properly carried out by the organization in accordance with the procedure specified in point number 70, taking into account the availability of maintenance data and there is no non-compliance which endanger the flight safety। ठीक है, अगर कोई ऐसे कोई नॉन कॉम्प्लायंस नहीं है जो एंडेंगर कर सकता है फ्लाइट सेफ्टी को, मतलब फ्लाइट सेफ्टी को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, और हमारे पास जो मेंटेनेंस डाटा एप्लीकेबल है वो अवेलेबल है और उसके हिसाब से हमने मेंटेनेंस किया है, और एमओई में जो भी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करके मेंटेनेंस किया है, तो हम क्या इशू कर सकते हैं उस एयरक्राफ्ट के लिए या कंपोनेंट के लिए, क्या इशू कर सकते हैं, सीआरएस इशू कर सकते हैं। और ये सीआरएस इशू कौन करेगा, ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ में। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इसका एएमसी में जब जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद बोला है कि सीआरएस शैल बी इशूड बिफोर फ्लाइट एट द कंप्लीशन ऑफ एनी मेंटेनेंस। जब भी तुम कोई मेंटेनेंस कंप्लीट करते हो बिफोर फ्लाइट, ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्लाई होने से पहले तुम्हें क्या करनी है, सीआरएस देनी है। ठीक है, बिफोर फ्लाइट बोला है कि बिना सीआरएस का एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए नहीं जा सकता है। ओके, तीसरी बात, न्यू डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर्स identified during the approved above maintenance shall be brought to the attention of the aircraft operator for the specific purpose of obtaining agreement to rectify such defects or completing the missing elements of the maintenance work order. In case where the aircraft operator declines to have such maintenance carried out under this paragraph E, क्या बोल रहा है कि तुम जब भी मेंटेनेंस करते हो ना, वो एयरक्राफ्ट किसका होता है, ओनर या तो किसी ऑपरेटर का होता है कि नहीं, किसी ओनर या ऑपरेटर का होता है। मान लो तुम जब भी मेंटेनेंस करते हो, जब भी तुम मेंटेनेंस करते हो, मेंटेनेंस क्यों करते हो, फ्री में करते हो क्या, फ्री में नहीं करते हो ना, तो किसी ना किसी ओनर या ऑपरेटर का होगा, क्या वो एयरक्राफ्ट, क्या कंपोनेंट, और तुम कौन हो, तुम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को इस ओनर या ऑपरेटर के बिहाफ में क्या मिला होगा, क्या मिला होगा, वर्क ऑर्डर मिला होगा। ये ओनर और ऑपरेटर इस एयरक्राफ्ट या कंपोनेंट में जो जो काम करवाना चाहता है वो इस वर्क ऑर्डर के थ्रू दिया होगा इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, या इस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो जो काम करती है इस ओनर और ऑपरेटर से क्या लेगा, वर्क ऑर्डर। मान लो वर्क ऑर्डर नहीं लेगा रिटर्न में, तो क्या होगा, बाद में ही इसको पैसा मांगेगा तो ये देगा, तो इसीलिए इससे क्या चाहिए, वर्क ऑर्डर चाहिए। मान लो वर्क ऑर्डर में 1 2 3 ऐसे 3 काम मेंशन था, ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 3 काम को कंप्लीट किया, सही बात है, लेकिन कंप्लीट करते टाइम एक चौथी मेंटेनेंस टास्क आ गया जो इनकी एयरक्राफ्ट में करना बहुत जरूरी है, क्यों, न्यू डिफेक्ट आ गया या कुछ भी आ गया, उस चीज करना बहुत जरूरी है, आगे नहीं, तो उसके लिए वर्क ऑर्डर तो दिया नहीं है, तो उस केस में मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इस ओनर और ऑपरेटर को क्या करेगा,
नोटिफिकेशन भेजेगा, नोटिफाई करेगा और फिर से क्या मांगेगा, वर्क ऑर्डर मांगेगा। तो वर्क ऑर्डर दे देगा तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए वो बोल रहा है ड्यूरिंग मेंटेनेंस इफ न्यू डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीट, ये मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर, इनकम्प्लीट मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर या न्यू डिफेक्ट्स फाइंड होता है, तो उस केस में ये चीज जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है शैल टेक ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, ओके, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एग्रीमेंट टू रेक्टिफाई डिफेक्ट। एग्रीमेंट मतलब वही वर्क ऑर्डर फिर से लेगा, ठीक है, और फिर से मेंटेनेंस करके वर्क ऑर्डर लेके काम को खत्म कर देगा। अगर ऑपरेटर डिक्लाइन करता है, इन द केस ऑफ वेयर द एयरक्राफ्ट ऑपरेटर डिक्लाइंस, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर के लिए, तो उस केस में क्या करेगा वो पैराग्राफ ई में दिया गया है, तब तक वेट करना, ठीक है। अभी सीधी सी बात है, तुम्हारे एक लैपटॉप रिपेयर का दुकान है, तो लैपटॉप रिपेयर का दुकान है, तुम बोला सर इसका हार्ड डिस्क खराब हो गया रिप्लेस कर दो, लेकिन तुम जब दोबारा जब जाओगे या तुम घर आ गए लैपटॉप देके, वो बोला इसका हार्ड डिस्क खराब है, मदरबोर्ड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें फोन करता है कि नहीं, इन्फॉर्म करता है कि नहीं, तभी रिपेयर करता है ना। अगर बिना रिपेयर के ठीक कर देगा तो तुम पैसा नहीं दोगे, तुम्हारा बात हुआ किस चीज के लिए, हार्ड डिस्क के लिए। सेम थिंग यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर ऑपरेटर मना कर देता है वो काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसका सोल्यूशन पैराग्राफ नंबर ई में दिया गया है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद पैराग्राफ नंबर डी में A CRS shall be issued. A CRS shall be issued at the completion of any maintenance on component whiles of the aircraft. मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, CRS किसके बारे में इशू करने के लिए बात कर रहा है, कि कौन सा CRS के बारे में बात कर रहा है, कंपोनेंट सीआरएस के बारे में बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि वाइल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट मतलब वो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में फिटेड ही नहीं है, एयरक्राफ्ट से ऑन नहीं है, ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सीए फॉर्म 1। तो सीए फॉर्म 1 इशू करके उस कंपोनेंट में जो भी मेंटेनेंस होगा उसको हम निपटा देंगे, ओके। When an organization maintains a component for its own use, CA Form 1 may not be necessary depending upon the organization's internal release procedures defined in the exposition. Defined in the exposition. देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, देखो मेंटेनेंस कंप्लीट होता है तो हमें क्या देना पड़ता है, सीआरएस देना पड़ता है। लेकिन मान लो तुम्हारे ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 यहाँ भी मेंटेनेंस होगा, कंपोनेंट 1 यहाँ भी मेंटेनेंस होगा, ये डिपार्टमेंट में भी मेंटेनेंस होगा, ये डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस होगा और ये डिपार्टमेंट में भी मेंटेन होगा, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे पूरा मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद जब ये जाएगा कंपोनेंट 1 यहाँ पे भी फिर मेंटेनेंस होगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, वो मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब मेंटेनेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सीए फॉर्म 1 देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर तुम सोचो कि यहाँ पे शुभ मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, सीए फॉर्म 1 दूंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और एक सीए फॉर्म 1 दूंगा, ये सब नहीं करने का। ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली घूम रहा है ना, तो इस केस में हर बार मेंटेनेंस होने के बाद सीए फॉर्म 1 जरूरी नहीं है। जब हर सारे के सारे डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, सारे के सारे डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो सब लास्ट को जाके तुमको क्या करना है, सीए फॉर्म 1 देनी है। और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा से तीसरा डिपार्टमेंट ऐसे रिलीज करके काम करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है, इंटरनल रिलीज प्रोसीजर्स रहता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को रिलीज करने के लिए।
और वो प्रोसीजर कहाँ पे लिखा गया रहता है? कहाँ पे लिखा गया रहता है? एमओई में लिखा गया रहता है। अगर इंटरनली कंपोनेंट, हाँ, मान लो तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है C1, ओके। कंपोनेंट्स को हम ऐसे ही देते हैं ना, C1 से लेके C22 तक, इतना टाइप का कंपोनेंट है, आगे नहीं। तो मान लो C1 कंपोनेंट है, ये तुम्हारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एएमओ है। इसमें कंपोनेंट का मेंटेनेंस होता है, इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स है, ओके, ये सब डिपार्टमेंट्स है। तो ये सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है? मेंटेनेंस होता है डिफरेंट टाइप का। तो ये C1 कंपोनेंट यहाँ मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, तो इस डिपार्टमेंट में जाएगा, शायद इस डिपार्टमेंट में, शायद इस डिपार्टमेंट से आएगा, शायद इस डिपार्टमेंट से फिर इस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये डिपार्टमेंट में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो गया, ये बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, सीए फॉर्म 1 दे दूंगा इसके लिए, क्योंकि मैं तो अपना पूरा मेंटेनेंस कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये बोलेगा कि मैं इसके लिए फिर सीए फॉर्म 1 दूंगा। फिर यहाँ से आएगा, ये जब सारे मेंटेनेंस कंप्लीट कर देगा, ये बोलेगा मैं फिर से सीए फॉर्म 1 दूंगा। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली रिलीज हो रहा है, इंटरनली फ्लो हो रहा है। जब ऑर्गेनाइजेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा होगा, उस टाइम पे हमको क्या चाहिए, उसको रिलीज करना चाहिए। कौन सा फॉर्म यूज करके? ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनली रिलीज करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए? सीए फॉर्म 1 इज नॉट नेसेसरी। ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगर कंपोनेंट को मेंटेनेंस कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ही तुम रिलीज करवा रहे हो, तो उस केस में तुम्हें सीए फॉर्म 1 इज नॉट नेसेसरी। दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल रिलीज प्रोसीजर, जो कि कहाँ पे लिखा रहता है? एमओई में। उस केस में तुम क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करोगे, किस प्रोसीजर के थ्रू उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट रिलीज करवाओगे, तुमने क्या क्या काम किया, आगे क्या क्या काम बाकी है, वो सब डिसीजन एमओई में जो प्रोसीजर लिखा गया है उसके हिसाब से होगा। लेकिन पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम बाकी था उस कंपोनेंट के ऊपर, टोटल काम हो गया है, और उसको अब रिलीज कर रहे हो उसका ऑपरेटर के पास, ओनर के पास, या उसका जो एयरक्राफ्ट है उधर फिटिंग के लिए भेज रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें क्या करना है? सारे मेंटेनेंस हो गया बोल के क्या इशू करना है? कंपोनेंट सीआरएस। और उसके लिए क्या यूज करोगे? सीए फॉर्म 1, ओके, समझ में आया अभी? तो उसके बाद आते हैं पैराग्राफ ई में। पैराग्राफ ई कहाँ पे बोला था? यहाँ पे बोला था कि जब ऑपरेटर राजी नहीं हो रहा है, एग्री नहीं हो रहा है कि जो नया मेंटेनेंस आया है उसको करेंगे बोल के, उस केस में या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद अनेबल है टू कंप्लीट द मेंटेनेंस ऑर्डर, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? सारे के सारा मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं किया है, या तो ऑपरेटर राजी नहीं हुआ है बोल के, उसके लिए एग्री नहीं हुआ बोल के, या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद अनेबल है वो मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि उसका अप्रूवल ही नहीं लिया होगा तो मेंटेनेंस कैसे करेगा? ऑब्वियसली ना। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन सीआरएस देगा और उस कंपोनेंट को रिलीज करेगा, लेकिन उसमें क्या लिखेगा? वो सारे लिमिटेशंस लिख देगा कि क्या क्या मेंटेनेंस बाकी है अभी। तो वो ऑपरेटर जाके कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से ना कहीं से उसको कंप्लीट करेगा। समझ में आएगा? समझ में आया क्या? जैसे मैं तुम्हारे पास एक एयरक्राफ्ट कंपोनेंट दे दिया, तुम एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। या तो तुम बोलोगे जो जो मेंटेनेंस दिए हो और भी मेंटेनेंस आ रहा है, तो तुम किसको नोटिफाई करोगे? किसको नोटिफाई करोगे? ऑपरेटर को, ओनर और ऑपरेटर को, हाँ कि नहीं? नोटिफाई करोगे। तो डिपेंड करता है, वो एग्री किया तो तुम मेंटेनेंस कर दोगे, या वो एग्री नहीं किया तो तुम मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम आधा ही मेंटेनेंस किया है, बाकी आधा मेंटेनेंस बाकी है जो नया नया डिफेक्ट्स आया हुआ है। ओके, ये एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है
कि तुम्हारे को मेंटेनेंस करने के लिए दिया गया था, तुमने मेंटेनेंस तो किया, लेकिन कुछ मेंटेनेंस ऐसे जनरेट हो गया है, पता चला है, जिसका अप्रूवल तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मेंटेनेंस कर पाओगे? नहीं। तो उस केस में तुम सीआरएस दे दोगे, जो जो मेंटेनेंस किया उसके लिए, और तुम क्या लिख दोगे? लिमिटेशंस लिख दोगे कि मैं ये सारी चीजें मेंटेनेंस हुआ नहीं है, फिर भी सीआरएस दिया गया। तो अभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज समझ में आया है कि हम पार्शियली मेंटेनेंस करके भी सीआरएस देते हैं, और उसमें लिमिटेशंस लिखते हैं कि क्या क्या मेंटेनेंस बाकी है और किस कारण की वजह से ये नहीं हो पाएगा। वो फैक्ट को हम उसमें एंट्री करते हैं, किसमें? खुद सीआरएस में, और उसको रिलीज करवाते हैं। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस नहीं हुआ बोल के और कहीं पे भी मेंटेनेंस नहीं होगा क्या? होगा ना? होगा कि नहीं? अभी आते हैं लास्ट पैराग्राफ में, समझ में आया ना? अभी लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है, पैराग्राफ नंबर एफ। By derogation to paragraph A 145A42, when an aircraft is grounded at a location, aircraft कहाँ पे क्या हो गया है? ग्राउंडेड हो गया, अदर देन द मेन बेस या मेन लाइन स्टेशन और मेन मेंटेनेंस बेस, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। क्या देखो, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस के लिए हम अप्रूवल लेते हैं, मान लो दिल्ली में और मुंबई में, दो जगह, वो दिल्ली से मुंबई ऑपरेट हो रहा है। एयरक्राफ्ट मान लो लखनऊ कानपुर, कहीं पे कानपुर में क्या हो गया? ग्राउंडेड हो गया, उतर गया, कोई प्रॉब्लम आया होगा कंपोनेंट में, तो वहां पे हमको कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है विथ अप्रोप्रिएट सीआरएस। देखो यहाँ पे बोला है हमारे पास वो कंपोनेंट नहीं है कि जो विथ सीआरएस हो, ठीक है? तो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पाएगा, उसमें एक कंपोनेंट खराब है मान लो, वो कंपोनेंट उसमें फिट किया जाएगा, विथ सीआरएस होगा तो फिट किया, कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के साथ क्या होगा? अगर तुम एक कंपोनेंट मिल रहा है फिट करने के लिए, तो उस कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट सीआर। अप्रोप्रिएट सीआर, कंपोनेंट सीआरएस या सीए फॉर्म 1 एकम्पेंड होना चाहिए उस कंपोनेंट के साथ, तभी तो तुम उसको लेके फिट करोगे ना एयरक्राफ्ट में। हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? एयरक्राफ्ट अभी कहीं पे ग्राउंडेड हो गया है और तुम्हारे कंपोनेंट मिल नहीं रहा है, और ऐसा कोई कंपोनेंट मिला तो भी तुम क्या देखोगे? उसके पास अप्रोप्रिएट सीआरएस है कि नहीं? कौन सा सीआरएस? कंपोनेंट सीआरएस। लेकिन नहीं है, अप्रोप्रिएट सीआरएस नहीं है, क्योंकि ग्राउंडेड हो गया है, मेन बेस से दूर है कहीं पे एयरक्राफ्ट। तो उस केस में टेम्पररी केस के लिए परमिसिबल है कि तुम ऐसा कोई कंपोनेंट फिट कर दो कि एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई कर सके अप टू मैक्सिमम 30 फ्लाइट आवर्स, या तो until the aircraft first return to main line station और main base, whichever is sooner, जो भी जल्दी हो सके, कि जल्दी से जल्दी वो अपना मेन बेस में, लाइन स्टेशन में या मेन बेस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न हो जाए, या क्या हो जाए, मैक्सिमम 30 आवर्स के अंदर फ्लाई होके आ जाए। जो भी इन दोनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अलाउड है टेम्पररी के लिए, डीजीसीए टेम्पररी केस में अलाउड है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एयरक्राफ्ट क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? ग्राउंडेड हुआ है, इसीलिए ये टेम्पररी केस में अलाउड किया है। तो ये डीजीसी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि तुम्हारे टेम्पररी एक कंपोनेंट ऐसा फिट कर सकते हो जो विथ सीआरएस ना हो, लेकिन ओनली 30 फ्लाइट आवर्स के लिए, या तो आज सुन आज वो अपनी मेन लाइन स्टेशन में, मेन बेस में रिटर्न हो जाए, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखा है डीजीसीए ने, क्या रखा है पढ़ता हूं मैं। सब्जेक्ट टू द एयरक्राफ्ट ऑपरेटर एग्रीमेंट एंड सेड कंपोनेंट हैविंग ए सुइटेबल रिलीज सर्टिफिकेट बट अदरवाइज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल मेंटेनेंस
and operational requirement. Such components shall be removed by the above prescribed time limit unless an appropriate release certificate has been obtained in a meantime under paragraph A and F42. 42 मतलब क्या है? कंपोनेंट है। 42 मतलब क्या है? कंपोनेंट है। और पैराग्राफ ए मतलब सुइटेबल रिलीज सर्टिफिकेट दिया जाता है पैराग्राफ ए के हिसाब से। पैराग्राफ ए में ही पढ़े ना। तो इतना टाइम के अंदर तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही मेन बेस में आएगा तुम्हें उस वो कंपोनेंट को निकाल देनी है और ऐसे कोई कंपोनेंट लगा देनी है जिसके साथ सुइटेबल रिलीज सर्टिफिकेट हो, या तो तुम्हें उस कंपोनेंट जो फिट किए हो उसके लिए एक कंपोनेंट सीआरएस सर्टिफिकेट सुइटेबली चेक करके एक अप्रोप्रिएट सर्टिफाइंग स्टाफ के द्वारा सीआरएस दे दिया जाए। यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज कर रहे हो ना उस कंपोनेंट के साथ सिर्फ कंपोनेंट सीआरएस नहीं है, बस बाकी सब सही है। ठीक है, ऐसे कोई हम फालतू का कंपोनेंट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले पैराग्राफ ए को रिवाइज करते हैं। पैराग्राफ ए क्या बोल रहा है? पैराग्राफ ए बोल रहा है सीआरएस दिया जाएगा कि आफ्टर मेंटेनेंस होने के बाद। किसके अनुसार मेंटेनेंस होने के बाद? जो भी प्रोसीजर्स एमओई में लिखा है उसके अनुसार और मेंटेनेंस डाटा को यूज करके, और कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होगा तभी सीआरएस दिया जाएगा। और बिफोर फ्लाइट सीआरएस दिया जाएगा। और क्या है? कोई न्यू डिफेक्ट क्रिएट हुआ ड्यूरिंग मेंटेनेंस तो वो चीज किसको नोटिफाई किया जाएगा? ओनर या ऑपरेटर को। ऑपरेटर को। ओके। और चौथी बात क्या बोला कि कंपोनेंट अगर एयरक्राफ्ट में नहीं है, तुम मेंटेनेंस कर रहे हो, मतलब तुम किसका मेंटेनेंस कर रहे हो? एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कर नहीं रहे हो, सिंगल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उस केस में कंपोनेंट के लिए तुम क्या दोगे? सीए फॉर्म 1 आज इन द फॉर्म ऑफ सीआरएस दोगे। ओके। और ई पैराग्राफ में क्या बोला कि जब तुम किसी का मेंटेनेंस करने के लिए इनकम्प्लीट होते हो, मेंटेनेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए इनकेपेबल होते हो या तुम्हारे ऑपरेटर मना कर देता है, उस केस में भी भले ही आधा मेंटेनेंस किए हो लेकिन तुम क्या कर दोगे? सीआरएस दे दोगे विथ लिमिटेशंस। ओके। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि कोई कंपोनेंट है जिसके पास अप्रोप्रिएट सीआरएस नहीं है और एयरक्राफ्ट दूसरे जगह कहीं पे ग्राउंडेड हो गया है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो? ऐसा कोई कंपोनेंट फिट कर सकते हो जिसके लिए अप्रोप्रिएट सीआरएस ना हो लेकिन वो बाकी सारी चीजों को कंप्लाई कर रहा होगा, वो सही से फंक्शन कर रहा होगा, सही स्टैंडर्ड का होगा, सुइटेबली सेफली एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने देगा, सब कुछ है, बस सीआरएस नहीं है, कंपोनेंट सीआरएस। तो उस केस में उस कंपोनेंट को फिट करने के लिए टेम्पररी केस में डीजीसी अलाउ किया है कितना आवर्स तक? मैक्सिमम 30 आवर्स तक, या तो जब तक वो मेन बेस में क्या नहीं हो जाता है? रिटर्न नहीं हो जाता है। दोनों में से जो कंडीशन जल्दी हो सके, ठीक है, वो कंडीशन ये अलाउड है। ठीक है। और जब मेन बेस में आ जाए या तो वो कंपोनेंट के लिए सीआरएस इशू कर दो तुम्हारे सर्टिफाइंग स्टाफ के द्वारा, या तो वो कंपोनेंट को निकाल के कोई सुइटेबल कंपोनेंट जिसके पास सीआरएस हो वो कंपोनेंट फिट कर दो। समझ में आया? तो ये था 50 का रिक्वायरमेंट। अभी आते हैं 50A में। 50A में क्या बोला है? एएमसी दिया है 50A का। ए पैराग्राफ में क्या पढ़े थे हम, कोई बताएगा? पैराग्राफ ए में क्या पढ़े थे हम? कोई भी कंपोनेंट का मेंटेनेंस होने के बाद सीआरएस दे सकते हैं। खाली कंपोनेंट थोड़ी ना है, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट सबके बारे में बोला था। मेंटेनेंस किसके अनुसार होगा?
जो भी प्रोसीजर एमओयू में लिखा गया है, मेंटेनेंस डाटा को यूज किया गया है, और ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो, जो चीजें मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया हूं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो। कौन सा कंडीशन? विच एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी, ऐसा कोई कंडीशन ना हो तो वो सीआरएस देगा। कौन? सर्टिफाइंग स्टाफ। किसके बिहाफ में? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में। देखो तुम कंफ्यूज मत होना, चीजें बहुत सिंपल तरीके से आराम से सीख सकते हो। तुम कंफ्यूज हो गए तो वो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एएमसी में वो रिक्वायरमेंट में जो वर्ड यूज किया था, एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी, वो सिचुएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी, ए सिचुएशन which is available present in your aircraft या component, means तुम्हारी उस एयरक्राफ्ट में या कंपोनेंट में सिग्निफिकेंट क्रैकिंग है, या डिफॉर्मेशन है, या बहुत बड़ा करोजन, या कोई फेलियर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर फेल हो गया है, या कहीं पे बर्निंग हुआ है, इलेक्ट्रिकल आर्किंग हो रहा है, सिग्निफिकेंट हाइड्रोलिक ऑयल फ्लूइड वगैरह लीकेज हो रहा है, या कोई इमरजेंसी सिस्टम फेलियर हुआ है, तो इस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए तुम्हारी एयरक्राफ्ट में। हाँ कि नहीं? ये क्या है? एक अनसेफ कंडीशन है जो एक्सीडेंट को लीड करता है कि नहीं? या तुम्हारे पास कोई एयरवर्दनेस डायरेक्टिव आया था, वो ओवर ड्यू हो गया है, मतलब उसको तुमने किया ही नहीं, कंप्लेंट्स किया ही नहीं, तो वो भी हजार्ड करेगा फ्लाइट सेफ्टी को। तो ये सारी चीजों को एक वर्ड में क्या बोला जाता है? मैं हाईलाइट कर दिया, बोलो। एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप का सिचुएशन अगर प्रेजेंट हो, सिग्निफिकेंट क्रैकिंग, डिफॉर्मेशन, कोरोजन, या फेलियर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, या बर्निंग हो, इलेक्ट्रिकल आर्किंग हो, सिग्निफिकेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड वगैरह फ्यूल वगैरह लीकिंग हो, या कोई एयरवर्नेस डायरेक्टिव आया है उसको तुमने कंप्लायंस नहीं किया हो, तो क्या होगा? इसको बोलेंगे एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी। ये सिचुएशन होगा तो सीआरएस देगा वो सर्टिफाइंग स्टाफ? देगा नहीं। ओके, तो उसके बाद आते हैं पैराग्राफ बी में। पैराग्राफ बी में क्या बोला था? पैराग्राफ बी में क्या बोला था? कि हर एक एयरक्राफ्ट को बिफोर फ्लाइट तुम्हें सीआरएस देनी है। ये वाला पैराग्राफ याद है ना? तो इसका एएमसी दिया है यहाँ पे। क्या दिया है? कि तुम्हें बिफोर फ्लाइट सीआरएस देना है। जब सीआरएस देते हो एक स्टेटमेंट लिखते हो, वो स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे समझा है। द सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस शुड कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम कौन सा सीआरएस की बात कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट सीआरएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर फ्लाइट बोला है तो हमें क्या देना पड़ता है? सीआरएस देना है। तो ये जो सीआरएस है फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन करेगा। क्या करेगा? ये स्टेटमेंट उसमें लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सर्टिफाइज दैट द वर्क स्पेसिफाइड except as otherwise specified was carried out in accordance with CR 145, and in respect to that work aircraft or aircraft component is considered ready for the release to service। मतलब कुल मिला के एक ही बात में बोला जाए कि जितना भी मेंटेनेंस के लिए बोला गया था आज पर सीआर 145 कर दिया गया है। अभी एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट रेडी है किसके लिए? सर्विस में रिलीज करने के लिए। सर्विस में रिलीज करने के लिए मतलब एयरक्राफ्ट में फिट करने के लिए या एयरक्राफ्ट खुद फ्लाई होने के लिए। और उसमें रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा। रेफरेंस शुड में आल्सो मेड टू द सीआर 145 अप्रूवल नंबर। सीआरएस में और क्या लिखा जाएगा? तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल नंबर क्या है वो तुम्हारे सर्टिफिकेट में मिला होगा, उस चीज को भी लिख देनी है। समझ में आया? बहुत कॉमन चीजें बताया गया है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन समझना जरूरी है एक मेंटेनेंस इंजीनियर को। It is acceptable to use an alternate abbreviated CRS consisting of the following statement: CR 145 release to service instead of the full certification statement specified in paragraph 1। देखो
पैराग्राफ 1 में जो बोला है वो स्टेटमेंट भी दे सकते हो, या पैराग्राफ 2 में बोला है अल्टरनेट एब्रिविएटेड सीआरएस भी यूज कर सकते हो, अगर वो डीजीसीए को एक्सेप्टेबल है तो, ठीक है। और उसमें लेकिन एक चीज कॉमन होगा, क्या चीज कॉमन होगा कि उसमें लिखा गया होगा वो सीआरएस में कि इस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है, सीआर 145 के द्वारा रिलीज किया गया है। समझ रहे हो? हाँ, तो तुम ये स्टेटमेंट लिखो, ये येलो कलर कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट लिखो तुम्हारी सीआरएस में, या तुम कोई अल्टरनेट सीआरएस यूज करो जिसमें ये स्टेटमेंट लिखो, सीआर 145 रिलीज टू सर्विस, जस्ट इतना ही लिखो तो भी चलेगा, कोई ये नहीं है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। द सीआरएस शुड रिलेट टू द टास्क स्पेसिफाइड इन द टीसी होल्डर्स or operators instructions or aircraft maintenance programming which itself may cross refer to maintenance data। क्या बोल रहा है, तुम अभी सीआरएस दे रहे हो ना, हाँ कि नहीं, सीआरएस दे रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बोला था, जितना भी मेंटेनेंस का काम करते हो किसके अनुसार होता है, जितना भी मेंटेनेंस करते हो वो किसके अनुसार होता है, प्रोग्राम, मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग के हिसाब से। और ये मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग बनाने के लिए तुम्हें हेल्प कौन किया है, टीसी होल्डर ने डाटा दिया, या तुम जितना भी मेंटेनेंस करोगे इसी टीसी होल्डर ने ही सब क्या दिया है, मेंटेनेंस डाटा दिया है, हाँ कि नहीं। तो तुम जब भी मेंटेनेंस कंप्लीट होता है तो तुम्हारी मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें क्या देना पड़ता है, सीआरएस जब देते हो सीआरएस इन चीजों से रिलेट होना चाहिए तुम, और क्रॉस रेफरेंस देना चाहिए इस सीआरएस में कि कौन सा मेंटेनेंस डाटा यूज किया, कौन सा मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग में वो मेंटेनेंस टास्क लिखा हुआ था जो कि मैंने एयरक्राफ्ट में कंप्लीट किया, उसका रेफरेंस मस्ट बी गिवन इन द सीआरएस। तुम्हें सीआरएस दे रहे हो तो ये चीजें रेफरेंस में देना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया क्या? ये तीसरा पॉइंट बता रहा है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, ओके, कोई ये नहीं है, हम कम लोग हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। द डेट सच मेंटेनेंस वाज कैरिड आउट, बस इतना ही याद रखना, कब वो मेंटेनेंस हुआ वो डेट भी लिखना है तुम्हें सीआरएस में, ठीक है। शुड इंक्लूड व्हेन द मेंटेनेंस टुक प्लेस, कब मेंटेनेंस हुआ, कब ओवरऑल हुआ, कोई लिमिटेशन है तो वो चीजें भी लिखना है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में लिखते हो, डेट, फ्लाइंग आवर, साइकिल्स, लैंडिंग, इस फॉर्म में लिखते हो। पता है ये क्या है, डेट, फ्लाइंग आवर, साइकिल्स, लैंडिंग्स, इस फॉर्म में लिखते हो। देखो मैं बता देता हूं, यहाँ पे तुमने मान लो एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, एयरक्राफ्ट का लाइफ टाइम है मान लो 10 ईयर, एग्जाम्पल है, ठीक है, 10 ईयर्स है। तो एयरक्राफ्ट को तुमने लाइफ टाइम 3 टाइप का कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैन्युफैक्चर ने बोला तुम्हारी एयरक्राफ्ट 10 साल तक चलेगा, ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, या मैन्युफैक्चर ने तुम्हें बोला ये एयरक्राफ्ट 1000 लैंडिंग्स तक चल सकता है, उसके बाद इसको यूज नहीं करना है। या मैन्युफैक्चर ने बोला कि तुम्हारे को एयरक्राफ्ट 500 लैंडिंग एंड टेक ऑफ तक चल सकता है, इसको एक तुम साइकिल बोल सकते हो। एक लैंडिंग, एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग को एक साइकिल बोलते हैं, फिर लैंडिंग और टेक ऑफ को एक साइकिल बोलते हैं, और इसको कैलेंडर टाइम बोलते हैं। अप टू 10 ईयर्स तक तुम कितना भी यूज करो, अप टू 10 ईयर्स तक ही चलेगा। तो इस टाइप से लाइफ टाइम दे सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम।
तो हम जब एयरक्राफ्ट का क्या करते हैं, बोलो, मेंटेनेंस करते हैं, तो हम इन तीनों में से किसी एक को रिफेयर कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चर ने दिया है। तो हम मान लो एक कंपोनेंट का लाइफ टाइम है, एक कंपोनेंट का लाइफ टाइम है कितना है, मान लो 6 मंथ्स है, ये पहले वाला मान लो, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कैलेंडर टाइम के हिसाब से 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स के बाद उस कंपोनेंट को या प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, ओवरऑलिंग करना है। तुम्हें कैसे पता चलेगा उसका 6 मंथ्स हुआ है बोल के, इसीलिए तुम जब उस कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस के बाद मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बनाते हो। तो उस रिकॉर्ड्स में लिखते रहो भाई आज इसको इतना घंटा फ्लाइंग हुआ, 2 दिन हो गया या 10 दिन हो गया या 4 दिन हो गया, तो ऐड करते करते कम्युलेटिवली ऐड करते करते आज कितना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। तो ओवरऑलिंग के लिए कितना दिन बाकी रहा, 4 महीना बाकी रहा, हाँ कि नहीं। सेम थिंग इसके बाद भी उसके ऊपर मेंटेनेंस करते रहोगे, इंस्पेक्शन करते रहोगे, चेक करते रहोगे, तो इसको मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में ऐड करते हुए जाते रहोगे, तो एक दिन 6 मंथ्स हो ही जाएगा, उसको हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओवररोलिंग करना पड़ेगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि जब भी तुम मेंटेनेंस करते हो, सीआरएस देते हो, सीआरएस भी एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में रखा जाता है, ओके, और सीआरएस को देख के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में भी एंट्री किया जाता है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि जब भी ये करते हो कंपोनेंट्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो उस केस में तुम उसका लाइफ टाइम क्या है, जो लाइफ टाइम है वो इन तीनों फॉर्म में से किसी में भी, यहाँ पे जो बोला है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बोला है ना डेट ऑफ फ्लाइंग आवर, लाइफ फ्लाइंग आवर, साइकिल, लैंडिंग, ये सारी चीजें तुम रिकॉर्ड करके उसमें एंट्री करोगे, किसमें, सीआरएस में, वो बोल रहा है। और जब मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे उसमें भी ये बात फिर से रिपीट करेगा, ओके, तभी हमको आगे की कितना मेंटेनेंस बाकी है, आगे कब मेंटेनेंस करना है, ये सारी चीजें पता चलेगा, ओके। तो ये सब हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट जैसे काम करते हैं। जब हम मेंटेनेंस करते सीआरएस देते हैं तो सीआरएस में ये चीजें हमें एंट्री करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, when extensive maintenance has been carried out, जब तुम बहुत vast of amount of maintenance करते हो, it is acceptable for the certificate of release to service to summarize the maintenance, so as long as there is a unique cross reference to the work pack containing full details of maintenance carried out, dimensional information should be retained in the work pack record। देखो क्या बोल रहा है कि जब तुम इतना ज्यादा काम करोगे, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ काम करोगे, उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम समराइज करके लिख सकते हो। ये मान लो सीआरएस है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा रिमार्क्स कॉलम में जो भी होगा, तुमने काम इतना सारा किया है, तो ये काम को यहाँ पे लिखना मुश्किल है कि नहीं, सारे काम क्या क्या किया मुश्किल है कि नहीं। तो ये एक काम किया, ये काम किसके अनुसार किया, बस उसका रेफरेंस यहाँ पे लिख दो, और बाकी इसका डिटेल कहाँ पे होगा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में होगा। मेंटेनेंस डाटा के अनुसार हम काम करते हैं और कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्या क्या काम किया वो चीजें हमने कहाँ पे लिखा होगा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में। तो हमें वो यहाँ पे मेंटेनेंस डाटा का भी रिकॉर्ड रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन हम वो रेफरेंस देनी है समराइज करके कि हमने क्या क्या मेंटेनेंस किया और उसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा, उसका रेफरेंस हमें यहाँ दे देनी है। तो हमें इस तरीके से पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ काम हुआ, और उसका कहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना सही है। उसके बाद हम पैराग्राफ डी में पढ़ेंगे। पैराग्राफ डी में क्या दिया था? पैराग्राफ डी में क्या दिया था, भूल गए? कोई कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में फिट नहीं है और उसका मेंटेनेंस करके तुम सीए फॉर्म दे रहे हो, मतलब कौन सा सीआरएस दे रहे हो? कौन सा सीआरएस दे रहे हो? कोई कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट सीआरएस दे रहे हो, क्योंकि वो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में फिट नहीं है। अगर वो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में फिट होता और तुम उस काम करते तो तुम कौन सा सीआरएस देते? एयरक्राफ्ट सीआरएस। याद रखना ये बात। कभी भी कोई कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में फिट है, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो तुम्हें एयरक्राफ्ट सीआरएस देना है। लेकिन जब को कंपोनेंट एयरक्राफ्ट में नहीं है, बाहर है, और तुम वर्कशॉप में लाके, बेस मेंटेनेंस में लाके तुम मेंटेनेंस कर दे रहे हो, और क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? सीआरएस दे रहे हो। तो उस केस में तुम कौन सा फॉर्म यूज करोगे? सी फॉर्म 1। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास इतने में ही एंड करते हैं। ओके, तो तुम्हें कुछ पूछना है कि कोई मेंटेनेंस होता है तो सीआरएस देते टाइम हम कौन सी चीजों की ध्यान रखेंगे, या उससे रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट जो हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? ठीक है, ठीक है। किसी को अगर डाउट नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और सबको बोला करो कि आएंगे क्लास में। ओके, एंड करते हैं, चलो।